You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखिए और उसके नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे किसकी फोटो है? एक क्रोकोडाइल है और उस पर बंदर है, पानी है और पीछे एक फॉरेस्ट टाइप में घास वास है। ठीक है। नदी के शीतल जल में मगरमच्छ तैर रहा है। उसकी पीठ पर एक बंदर बैठा है। हाँ ठीक है, हमने देखा नदी है, उसमें शीतल मतलब ठंडा जल, मतलब कि ठंडा पानी। ठीक है। जो मगरमच्छ है उसकी पीठ पे कौन बैठा है? बंदर। बंदर ने मगरमच्छ को स्वादिष्ट फल दिए। मगरमच्छ उन फलों को खा रहा है। वे दोनों पक्के मित्र बन गए। एक छोटी सी स्टोरी बन गई। उपयुक्त पंक्तियों में रंगीन शब्दों के द्वारा किसी न किसी कार्य को करने के अथवा होने का ज्ञान हो रहा है। जो ऊपर कार्य थे, जो ऊपर हम इसमें इस पैराग्राफ में पढ़ा, ये कुछ काम कर रहे हैं, है ना? ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी न किसी कार्य के होने अथवा ज्ञान का बोध हो रहा है, कार्य के होने अथवा करने अथवा होने का बोध हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्येक वाक्य के द्वारा ही पूरा होता है। किसी क्रिया द्वारा किसी कार्य को करने या होने का पता चलता है। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य का, इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम क्रिया की विशेषताएं पे। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अगर हमारे वाक्य में ना क्रिया आती है, हम बोले ना रमा सो रही है, रमा खेल रही है ना? तो हमारे वाक्य में सोना खेलना ये तो क्रिया ही है ना। सोना, खेलना, चलना, नाचना, गाना, फिरना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया। क्योंकि कोई काम हो रही है। तो जब कोई काम होता है और जो शब्द किसी कार्य के होने या करने को बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब कार्य क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे शैलजा निबंध लिख रही है, क्रिया के साथ लिखना एक क्रिया होता है, तो लिख रही है, वो एक कार्य कर रही है। लेकिन अगर हम क्रिया हटा देंगे तो शैलजा निबंध, अब किसी निबंध का नाम थोड़ी ना है शैलजा। शैलजा निबंध लिख रही है, तभी तो हमारा कार्य पूरा हो रहा है, क्रिया पूरी लग रही है ना? कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। नदी में जल बह रहा है, स्वयं घटित क्रिया, मतलब अपने आप। कुछ क्रिया होती है जो खुद से होती है, कुछ को दूसरे की मदद लेनी होती है। ठीक है। जैसे जब नदी में जल बह रहा है, वो नदी से बह रहा है। ठीक है। नविक नाव चल रही है, किसके द्वारा? नविक द्वारा की गई। ठीक है। कुछ कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं, तो कुछ अधिक शब्दों की। मयूरी ने कहानी सुनाई, मयूरी कहानी सुना रही है। इसमें दोनों क्रिया बन गई, रही है और सुना भी। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अगर हमारा कोई क्रिया वाक्य है, उसमें लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी लग गया, तो वाक्य उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे रुपेश खेल रहा है, लेकिन रीना खेल रही है। रुपेश पुल्लिंग है, उसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, तो रहा हो गया। और जो रीना है वो स्त्रीलिंग है, उसका लिंग स्त्रीलिंग है, तो रही है हो गया। रहे और रही है। ठीक है। लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है, नहीं लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वचन बदला ना, पहले वाले में हमने देखा लिंग बदला, दूसरे में वचन बदला। मैंने कल खाना नहीं खाया था, मैं खाना खा रही हूँ। इसमें क्या? काल बदल रहा है। इसमें भूतकाल की बात हो रही है और इसमें वर्तमान काल की। ठीक है।
क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। हमेशा जो क्रिया होती है वो लास्ट में होती है। हम पहले पूरा प्रोसेस बताएंगे तभी तो बताएंगे हमने कैसे किया, है ना। अब हम बोलेंगे मैंने खाना खाया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैंने खाया खाना। ये तो एकदम अनसेटल्ड हो गया, ये तो वाक्य ही ढंग से नहीं है, क्रमबद्ध ही सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा लास्ट में लगता है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे गुंजन ने जूते खरीदे, इसमें एक क्रिया है। गुंजन ने बाजार जाकर पहले वो गई और फिर जूते खरीदे, तो इसमें कितनी क्रियाएं लग गई, हमारे पास दो क्रियाएं हो गई इसमें। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। माली पौधे सींचता है और चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है एक तो स्त्रीलिंग है, और बैठी हैं चिड़ियाएं पेड़ पर बैठी हैं तो स्त्रीलिंग और बहुवचन। माली पौधे सींचता है, माली पौधे सींचता है मतलब एक माली और वही पौधे सींच रहा है, तो वही पुल्लिंग हो गया और एक वचन हो गया। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो गया तो कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने आम खाया। तो आम खाया मतलब कई बार ना कर्ता के अनुसार चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे दादी ने कहानी सुनाई, कहानी है हमारी स्त्रीलिंग, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है। तो जो कहानी है, कहानी वर्ड है हमारा स्त्रीलिंग, लेकिन आम वर्ड है हमारा पुल्लिंग, ठीक है। धातु, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ लेगा, पढ़ चुका, पढ़ना चाहिए, पढ़ो आदि में पढ़ मतलब खाना, खाओ, खा लो, इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा पढ़, है ना। ऐसे ही संस्कृत में भी धातु का बहुत यूज़ होता है। पठ, पठ धातु का आता है, पठामी, पठासी, पठंती, ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। अंश समान रूप से आया है, यही क्रिया का मूल अंश है। इसे ही धातु कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है क्रिया की। क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया की मूल धातु की पहचान, क्रिया के मूल धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू भाग, तू लिख, तू चल आदि। भाग, लिख, चल, हंस, आ, जा, खा, रुक आदि क्रिया की मूल धातुएं हैं, ठीक है। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया की मूल धातु के पीछे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खा प्लस ना तो क्या बन गया खाना, पढ़ प्लस ना, अब देखो हम ना लगा रहे हैं तो हमारा क्या बन गया, एक पूरा वर्ड बन गया, लीगल वर्ड, ठीक है। धातु के भेद, अब जैसे हर चीज़ का एक भेद होता है, वाक्य के भी भेद होते हैं, ऐसे धातु का भी भेद है। धातु के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है धातु के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शंस में आएगा तुम्हें 4 भेद लगाना है, ठीक है। पहला भेद क्या होता है धातु का, सामान्य धातु। क्रिया के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने देता है, ना किसी क्रिया धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से किसी की सामान्य धातु बनती है। जैसे पढ़ना, सुनना, हमने ना जोड़ दिया तो एक सामान्य एक सही धातु बन गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरी होती है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु के प्रयोग लगाने से व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। चलना, चलना, चलवाना, चलाया। फिर देख, देखना, सामान्य धातु, दिखना, दिखवाना, दिखाया, ठीक है। फिर है नाम धातु, इसमें ये भाववाचक में बदलता है। शर्म का शर्माना, बात का बतियाना, जात का जताना, ठीक है। मिश्र धातु, वे धातुएं जो संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगाना, होना, आना आदि लेकर बनाई जाती है, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कौन सी धातुएं जो संज्ञा विशेषण इन सब के लेना, करना ये सब लगा देते हैं हम लास्ट में। तो संज्ञा से क्या बनता है, बात प्लस करना, बात करना। विशेषण से क्या बनता है, बुरा प्लस होना, बुरा होना। क्रिया विशेषण से क्या बनता है, धीरे प्लस होना, तो क्या हो जाएगा, धीरे होना। अब क्रिया, हमने अभी किसके धातु के 4 भेद पढ़े, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और
सामान्य धातु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। किसके? क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर भी उसके अपने भेद होते हैं और संरचना के आधार पर भी उसके अपने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ चिड़िया बैठी है, ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? यह कोई जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें तो कर्म ही नहीं है। चिड़िया कहाँ बैठी है हमने पूछा, हमें कोई जवाब मिल रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ चिड़िया पेड़ पे बैठी है तो हमें जवाब मिल रहा है। तो चिड़िया कहाँ बैठी है? चिड़िया पेड़ पे बैठी है, तो हमें इसका जवाब मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब पहले अकर्मक क्रिया पढ़ लेते हैं। आ ब्रैकेट में बिना प्लस कर्मक ब्रैकेट में कर्म के, मतलब बिना कर्म के वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वही जो मैंने बोला, आना जाना, सोना, उड़ना, उठना, नाचना, तैरना आदि। जैसे साची सो रही है, साची कहाँ सो रही है, साची कैसे सो रही है, हमें किसी का भी जवाब मिल रहा है? नहीं। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, कहाँ दहाड़ रहा है, कैसे दहाड़ रहा है, किस पे दहाड़ रहा है, नहीं पता ना। तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में सो रही है, दहाड़ रहा है शब्द क्रियापद है। क्या, कौन से पद है? क्रियापद। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने जैसा बोला था कर्म इसमें नहीं है, क्योंकि इन क्रियाओं के में कर्म की अपेक्षा नहीं है, कर्म की एक्सपेक्टेंसी ही नहीं है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया के व्यापार का फल प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी सकर्मक क्रिया कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो उसके लिए अब हमारा टॉपिक आ गया है अकर्मक क्रिया की पहचान, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमने अभी अकर्मक क्रिया पढ़ा है तो उसकी पहचान आएगी ना। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, जैसे मैंने बोला था कि हमें अगर सकर्मक क्रिया में ढूंढना है कि इसमें कर्म है कि नहीं है, तो हम क्या पूछेंगे? 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे चिड़िया कहाँ बैठी है, चिड़िया किसे बैठी है, किसको बैठी है, किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। और ये तो क्वेश्चन भी अप्रोप्रिएट नहीं है ना। प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं होता हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कवि नाच रही है, कविता नाच रही है, क्या नाच रही है, किसे नाच रही है, नहीं पता। वह सो गया, क्या सो गया, किसे सो गया, कोई जवाब नहीं मिला। नाच रही है तथा सो गया, कविता मंच पर नाच रही है, रवि बिस्तर पर सो गया। तो हमें कर्म मिल रहा है, क्या नाच रही है, कहाँ, क्या नाच रही है, मंच पर, किसे नाच रही है, मंच पर। मतलब कुछ तो जवाब, चाहे हमारा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ना हो लेकिन हमें जवाब मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न किए जाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह दोनों क्रियाएं कर्मक हैं। अब आ गया हमारा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान हमने बता दी, क्या, किसे, किसको करने पे हमें मिल जाता है। सकर्मक क्रिया अगर हमें आंसर मिल गया तो सकर्मक क्रिया है, वो तो सेम ही हो गया। तो सकर्मक क्रिया आप लोग खुद पढ़ेंगे और कोई ना समझ तो पूछ लेना। ओके, अब हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया उनकी पहचान तो पढ़ ली है। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद पे आते हैं। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया, और जिसमें 2 कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो बहुत ही कॉमन है। जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म पाया जाता है उसे एकर्मक, जैसे धोबी कपड़े धोता है। वाक्य में केवल एक कर्म है, कपड़े, अतः क्रिया धोता है, एक कर्मक। ठीक है, फिर द्विकर्मक, जिस क्रिया के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया, कर्ता, और फिर इसमें 2 कर्म आ गए, मुझे और उपहार, और दिया हमारी क्रिया हो जाएगी, देना, लेना, चलना, यह सब है ना। उपर्युक्त वाक्य में मुझे और उपहार 2 कर्म का प्रयोग हुआ है।
अतः क्रिया दिया द्विकर्मक है। मतलब जब दिया क्रिया हो जाएगी हमारी वो द्विकर्मक, क्योंकि दो कर्म है मुझे और उपहार, इसलिए। द्विकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से क्या और किसे अथवा किसको प्रश्न करना चाहिए। वही सेम बात जो मैंने बोली थी। यदि क्रिया दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रही है तो वह क्रिया की द्विकर्मक होगी। जैसे गुरदीप ने सलीम को पुस्तक दी। गुरदीप ने पुस्तक किसको दी? गुरदीप ने सलीम को पुस्तक दी। हमें उत्तर मिल गया। गुरदीप ने सलीम को क्या दिया? पुस्तक दी। ठीक है। अतः यहाँ पर दी क्रिया द्विकर्मक है। ठीक है, दी, देना, ये सब। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्रिया के दूसरे भेद पर, जो है संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ठीक है। तो जो हमारी संरचना की दृष्टि है इस पे 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। सामान्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ब, संयुक्त क्रिया जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ब, नाम धातु क्रिया जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया जिसे हम बोलते हैं कैजुअल वर्ब, पूर्वकालिक क्रिया जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिव वर्ब। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही पद वाली क्रिया हो तो ऐसी क्रिया सामान्य कहलाती है। जैसे माली ने फूल तोड़े, वे कब आएंगे, वर्षा ने गीत गाया। जैसे एक कर्मक क्रिया और सामान्य क्रिया दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में एक एक ही कर्म होता है और एक ही पद होता है। ठीक है। इन वाक्यों में तोड़े, आएंगे और गया क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो धातु लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। एक कप चाय पी लो, एक चित्र बना दीजिए। वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं एक से अधिक धातुओं के योग से बनी हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। मतलब दो क्रिया जोड़ के बन रही है तो क्या हो गई? संयुक्त क्रियाएं। तीसरा है हमारा नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती हैं, ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। अब जैसे संज्ञा बोला मैंने, तो संज्ञा में क्या है? हाथ का हथियाना हो जाएगा, बात का बतियाना हो जाएगा, झूठ का झुटलाना। जैसे हम बोलते हैं झुटला ही, तू तो झूठ बोल रही है ना। शर्म का शर्माना, सर्वनाम में अपना का अपनाना, यूजुअली ना लगाना लास्ट में, जिससे हमारा नाम धातु क्रिया में बदल जाए। विशेषण का गर्म का गरमाना, चिकना का चिकनाना, लंगड़ा का लंगड़ाना, दोहरा का दोहराना। ठीक है। अब हमारा चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब हम किसी दूसरे से जब हम काम करवा रहे हैं, जैसे बोलो कि ये करो वो करो, किसी दूसरे से काम करने को बोला जाए तब हम क्या बोलते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माली ने नौकर से सफाई करवाई, तो माली नौकर से काम करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है उसे काम करने की। पिताजी ने करण से कार चलवाई, मतलब पिताजी करण से कार चलवा रहे हैं। ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया पदों से यह स्पष्ट है कि इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतलब खुद कार्य नहीं कर रहे हैं, मालिक खुद सफाई नहीं कर रहा है, पिता खुद गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वो किसी दूसरे को, नौकर को, करण से काम करवा रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम होता है जब कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित होकर किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। माँ बच्चे को सुलाती है, काव्या बिल्ली को दूध पिलाती है।
वाक्य में सोने की क्रिया बच्चे द्वारा तथा वाक्य 2 में दूध पीने की क्रिया बिल्ली के द्वारा हो रही है, परंतु इसके प्रत्यक्ष रूप में माँ और काव्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतलब काम कर कौन रहा है? काव्या और माँ। और उस काम को किस के द्वारा हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है वो काम? बच्चे पे और बिल्ली पे। ठीक है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब आ जाएगा हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं में सम्मिलित न होकर किसी दूसरे को कार्य करने में प्रेरणा देती है और दूसरे से ही कार्य करवाते हैं, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया खुद से काम नहीं कर रही है, दूसरा ही करवा रहा है और उस काम को करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा है, वो खुद ही काम करा रहा है और वो खुद ही करवा रहा है। ठीक है, जैसे वह आकर सो गया, बच्चे पढ़कर खेलने चले गए, वो काम होकर खत्म हो गया। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में आकर और पढ़कर ऐसी क्रियाएं हैं जो वाक्य की मुख्य क्रियाओं सो गया और चले गए से पूर्व घटित हो रही हैं, अतः यह पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इसी के साथ अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ा उसका एक क्विक थॉरो रिवीजन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं कार्य। अब पहले यहाँ पे क्रिया के बारे में, कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, क्रिया के 2 आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। ये भी हमने पढ़ा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा ना हो वह अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो वह सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, 5 भेद होते हैं: सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब एक ही क्रिया हो तो सामान्य क्रिया। जब क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बन रही हो तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाई जाती है। जहाँ तक स्वयं कार्य न करके अन्य किसी से कार्य करवाने के लिए जो प्रेरित करती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मुख्य किसी के पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर और रिवीजन दोनों हो चुका है और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।